आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड परिवार पर। तो साथियों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अधिकारों के सिद्धांतों पर बात की है और हम लोग समाज कल्याण अधिकारों के सिद्धांत पर बात कर चुके हैं। कल साथियों थोड़ी सी तबीयत नाराज़ थी, इसलिए आपको कुछ अंतर दिखाई देगा वीडियो में। यदि आप नहीं भी पकड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट ठीक दिया गया है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। बेस्ट कंटेंट देने का हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, आज तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो आज एनर्जी के साथ हम लोग क्लास देने प्रयास करेंगे। अंतर सिर्फ यही रहेगा, आज थोड़ी क्लास एनर्जी के साथ रहेगी, कल थोड़ी एनर्जी के साथ नहीं थी क्लास, थोड़ी वीकनेस सी आपको क्लास में दिखाई दे रही होगी। ठीक, वरना पढ़ाना हमें जो था पढ़ाया हमने वही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपको एनर्जी की उसमें आवश्यकता कम पड़ गई है ना, आवश्यकता जो उसमें पड़ गई किसकी, एनर्जी की। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा मानव अधिकारों का सिद्धांत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्सवादी अधिकारों के बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। मार्क्सवादी 5 से 6 मिनट में ख़त्म कर देंगे हम लोग। और इसके लिए देखते हैं मानव अधिकारों के सिद्धांत के बारे में। टॉपिक डालिए मानव अधिकारों का सिद्धांत। मानव अधिकारों का सिद्धांत। तो मानव अधिकारों के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं हम लोग। साथियों, जहां हमने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत भी देखा, तो जहां जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो था वो कैसे था, तो वो मानवीय बुद्धि पर आधारित था। किसके? मानवीय बुद्धि, मानवीय विवेक पर आधारित था। इसका जो स्वरूप था वह व्यक्तिवादी था। जो हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था, मैंने आपको बताया कि वह मानवीय बुद्धि पर आधारित था। इसका स्वरूप कैसा था? व्यक्तिवादी था। इसका स्वरूप व्यक्तिवादी था। यह बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त था। कौन सा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। मैंने आपको बताया भी होगा, पुनः समझिए साथियों, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जहां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानवीय बुद्धि पर आधारित है, इसका स्वरूप व्यक्तिवादी है। इसका स्वरूप कैसा है? व्यक्तिवादी है। यह बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। वहीं जो हमारा मानव अधिकारों का सिद्धांत है, ये कैसा है? मानव अधिकारों का सिद्धांत जो है वह मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। वह किस पर आधारित है? तो मानवीय अधिकारों का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। समाज कल्याण को ध्यान में रखकर दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो मानवीय अधिकारों का जो सिद्धांत है, यह कैसे, किस पर आधारित है? तो यह आवश्यकताओं पर आधारित है, मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। मानव को कितनी आवश्यकता है उस आधार पर, उस पर आधारित है। यह सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है, समाज के हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये उन्होंने क्या दिया? एक नारा दिया था, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो नारा दिया था, कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह नारा आगे चल करके मानवीय अधिकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि इसी नारे को मानवीय अधिकारों की संज्ञा प्रदान की गई।
इसी नारे को मानवीय अधिकारों की संज्ञा प्रदान की गई। इसी नारे को साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके चार्टर में साथियों 10 दिसंबर 1948 को शामिल किया गया। 10 दिसंबर 1948 को इसमें शामिल कर लिया गया। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कानून है उसमें शामिल कर लिया गया। कौन से? जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो नारे थे, जो मानवीय अधिकारों की उन्हें संज्ञा दी गई, जो मानव के अधिकार बताए गए आगे चल करके, तो उसी नारे को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर यानी उसके कानून में 10 दिसंबर 1948 को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। इसलिए साथियों हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1961 ईस्वी में साथियों एक संस्था इन्होंने बनाई। 1961 ईस्वी में इन्होंने एक संस्था बनाई। कौन सी? एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का गठन किया गया। कौन संस्था? एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का गठन किया गया। 2021 में कुछ प्रश्न भी पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का गठन कब किया गया? तो 1961 में किया गया। यह क्या करती है संस्था? यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानव अधिकारों का संरक्षण करती है। यह संस्था क्या करती है? यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानव अधिकारों क्या करती है? संरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में पड़ता है, लंदन। इतनी बात आपको समझ में आई? मानव अधिकारों का कहना है, यानी मानव अधिकार क्या कहता है? मानव अधिकार कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो दीनहीन मलिन हैं, ऐसे व्यक्ति जो दीनहीन मलिन अवस्था में हैं, है ना, दीनहीन मलिन अवस्था में हैं, मानव होकर भी यानी कि व्यक्ति होकर भी पशुवत जीवन जी रहे हैं, यानी पशु के समान जीवन जी रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मानव अधिकार क्या कहता है। मानव अधिकार के बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो दीनहीन मलिन अवस्था में हैं, मानव होकर भी पशु के समान जीवन जी रहे हैं, मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, मलिन मतलब गंदी बस्तियों में रह रहे हैं और गंदे पानी पी रहे हैं, गंदे पानी पी रहे हैं, साफ शुद्ध भोजन नहीं खा पा रहे। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय जीवन प्रदान करना, जिसमें वो व्यक्ति भी समाज में सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके, यही मानव अधिकार कहते हैं। तो मैंने आपको बताया साथी जो मानव अधिकार है, मानव अधिकारों का क्या काम है? तो मानव अधिकारों के बारे में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति, मानव अधिकार क्या करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दीनहीन मलिन अवस्था में है, जो मनुष्य होते हुए भी पशु से भी बदतर जीवन जी रहा है, जो गंदी बस्तियों में है, मलिन बस्तियों में रह रहा है, गंदा पानी पी रहा है, साफ सुथरा भोजन नहीं खा पा रहा, ऐसे मनुष्यों को उनके मानव अधिकारों से रूबरू कराना, या फिर ऐसे व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार बताना और ऐसे व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की आज़ादी भी प्रदान करना, किसका काम है? तो मानव अधिकारों का कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में साथियों नकारात्मक अधिकारों के नकारात्मक स्वरूप पर भी बात करी गई है और अधिकारों के सकारात्मक स्वरूप पर भी बात करी गई है। जो अधिकारों का जो नकारात्मक स्वरूप है उसकी जो चर्चा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 21 तक की गई है। इसमें राजनीतिक, कानूनी तथा नागरिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए गए हैं। ये अधिकार क्या दिए गए हैं? सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं।
वहीं अधिकारों के सकारात्मक स्वरूप की बात करी जाए तो साथियों ये अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 22 से लेकर के 26 तक इनकी चर्चा की गई है। इनमें जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। अधिकार जो होते हैं, यानी कि जो ये अधिकार जो होते हैं सकारात्मक स्वरूप वाले जो अधिकार हैं, अधिकारों को जो सकारात्मक स्वरूप है, ये जो अधिकार दिए जाते हैं जिनकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 22 से 26 तक दी गई है, ये समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिए जाते हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, है ना, सांस्कृतिक, ये जो अधिकार हैं ये व्यक्ति को, जो दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो समाज में पिछड़े व्यक्ति हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिए जाते हैं, सामाजिक हित में ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। सकारात्मक अधिकार का उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना, या फिर समाज के जो कमजोर वर्ग है उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, ये इसका कार्य माना जाता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं साथियों, इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे, और लिखने का प्रयास हम जो करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। लिखिए, जहां इसकी तुलना करनी पड़ रही है साथियों हमारी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के साथ, जहां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानवीय बुद्धि पर आधारित है। इसका स्वरूप व्यक्तिवादी है। इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप कैसा है? व्यक्तिवादी है। अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। तो जहां मानव जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है, ऐसे लिखिए, जहां प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत मानवीय बुद्धि पर आधारित है, इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप व्यक्तिवादी माना जाता है। यह बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या देता है? अधिकार देता है। समान रूप से ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। कौन? मानव अधिकारों का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। वही जो हमारा मानव अधिकारों का सिद्धांत है, मानव अधिकारों के सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। वही मानवीय अधिकारों का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। क्या है? यह आवश्यकताओं पर आधारित है और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है।
और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। मानव अधिकारों का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आवश्यकताओं पर आधारित है। यह सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। मेरी बात क्लियर है साथियों? आगे लिखे हैं फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया नारा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के नारे को मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। की संज्ञा दी जाती है। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो नारा दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसी नारे को साथियों मानव अधिकारों के रूप में दिया गया, यानी मानव अधिकारों के रूप में इसी नारे को स्वीकार किया गया। और इन्हीं मानव अधिकारों को इन्हीं मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को शामिल किया गया। शामिल किया। इसीलिए इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा जो नारा दिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इसी नारे को क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या किया गया, शामिल किया गया मानवाधिकारों के रूप में। कब? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1961 में एक संस्था बनाई गई साथियों। सन 1961 में 1961 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था बनाई, जिसका कार्य संस्था बनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा करना
सुरक्षा करना इसका कार्य है, इसका कार्य है। इसका मुख्यालय, ये मुख्यालय की बात करी जाए, मुख्यालय लंदन में स्थित है, लंदन में स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि 1961 ईस्वी में एक एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक संस्था बनाई गई। क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था 2021 में, शायद मेरे ख्याल से टीजीटी का पेपर था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था कब बनाई गई? तो 1961 ईस्वी में बनाई गई। इसका क्या कार्य होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा करना या फिर इनकी रक्षा करना, ये इसका कार्य माना जाता है। इसका यदि मुख्यालय की बात करी जाए तो मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में इसका मुख्यालय माना जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। मानव अधिकार कहता क्या है? मानव अधिकार का कहना है, लिखिए, मानवाधिकारों का कहना है कि ऐसे मनुष्य, ऐसे, ये लिखिए, ऐसा मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो दीनहीन, जो दीनहीन, मलिन है, मलिन है, मनुष्य होकर भी, मनुष्य होकर भी पशुवत जीवन जी रहा है, पशुवत जीवन जी रहा है। इनके मलिन बस्तियों में रह रहा है, मलिन बस्तियों, मलिन मतलब गंदी बस्तियों में रह रहा है, रह रहा है, गंदा जल पी रहा है, शुद्ध भोजन नहीं खा पा रहा, भोजन नहीं खा पा रहा, ऐसे मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को ऐसे मनुष्य या ऐसे व्यक्तियों को मानवीय जीवन प्रदान करना, मानवीय जीवन प्रदान करना, इसका किसका काम है? ये तो मानव अधिकारों का काम है, जिससे वह व्यक्ति भी समाज के लिखिए, जिससे वह व्यक्ति भी समाज के अन्य लोगों की तरह, अन्य लोगों की तरह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, जीवन जी सके। तो ऐसा करने से क्या होगा? मानव अधिकारों का कहना है कि ऐसा मनुष्य जो दीनहीन मलिन अवस्था में है, मनुष्य होकर भी पशुवत जीवन जी रहा है, मलिन बस्तियों में रह रहा है, गंदा जल या पानी पी रहा है, शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहा, ऐसे मनुष्य को मानवीय जीवन प्रदान करना
जिससे वह व्यक्ति भी समाज के अन्य लोगों की तरह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। ये किसका काम है? तो भैया ये मानव अधिकारों का कार्य है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुछ अधिकारों के नकारात्मक स्वरूप पर भी बात करी गई है, अधिकारों के सकारात्मक स्वरूप पर भी बात करी गई है। इसे रफ कीजिए, आप लोग जरा लिख लें, एक बार उतार लें इसे। इसमें कोई भारी बात नहीं है, बहुत सरल है। यदि आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, लिखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अधिकारों के नकारात्मक स्वरूप एवं सकारात्मक स्वरूप पर चर्चा की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अधिकारों के नकारात्मक सकारात्मक स्वरूप दोनों पर चर्चा की गई है। जो नकारात्मक स्वरूप की जो चर्चा की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद इनके 1 से लेकर के अनुच्छेद 21 तक चर्चा की गई है, जिसमें राजनीतिक, कानूनी और इनके नागरिक अधिकारों की बात की गई है। ये अधिकार सभी को समान मात्रा में प्राप्त हैं, समान रूप से प्राप्त होते हैं। लिखिए, नंबर 1, नकारात्मक स्वरूप। नकारात्मक स्वरूप। तो नकारात्मक स्वरूप की बात करी जाए, लिखिए, इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 1 से 21 तक चर्चा की गई है। इसमें राजनीतिक, लिखिए, इसमें राजनीतिक, कानूनी एवं नागरिक अधिकारों की चर्चा की गई है, ये सभी जो अधिकार हैं, ये सभी अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। लिखिए, ये सभी अधिकार व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं, समान रूप से
प्राप्त है। वहीं हमारा एक सकारात्मक स्वरूप, नकारात्मक स्वरूप देख लिया हमने। नकारात्मक स्वरूप में हमने देखा कि भाई इसका जो उल्लेख है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 1 से लेकर के 21 तक चर्चा की गई है। इसमें राजनीतिक कानूनी एवं नागरिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ये सभी जो अधिकार हैं, ये सभी अधिकार व्यक्ति को समान रूप से समान मात्रा में सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। अगर डालिए सकारात्मक स्वरूप, सकारात्मक स्वरूप, तो सकारात्मक स्वरूप की यदि बात करी जाए तो इस सकारात्मक स्वरूप का जो वर्णन दिया गया है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 22 से लेकर के और 26 तक इसका वर्णन किया गया है। कितना? 22 से लेकर के 22 से लेकर के 26 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। लिखिए, इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 22 से 26 तक चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 22 से लेकर के 26 तक इसकी चर्चा की गई। इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, लिखिए इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो लिखिए, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की चर्चा है। तो इसमें ये अधिकार हमारे आते हैं। ठीक है भाई, ये अधिकार समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को, लिखिए, ये अधिकार समाज की दबे कुचले एवं असहाय व्यक्तियों को दिए जाते हैं। असहाय व्यक्तियों को क्या दिए जाते हैं? जिससे वे व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। समाज की आ सकें। तो ये जो सकारात्मक जो अधिकार हैं, सकारात्मक अधिकारों का जो स्वरूप है, ये जो दिया जाता है, ये किन लोगों को दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जो समाज के असहाय लोग हैं, सामाजिक हैसियत पर, समाज में उनकी हैसियत है ही नहीं कुछ भी, दबे कुचले लोग हैं, है ना। समाज मतलब वो हाशिए पर पहुंच चुके हैं समाज में उनको तवज्जो नहीं दी जाती किसी प्रकार से, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे अधिकारों के सकारात्मक स्वरूप की हमें आवश्यकता पड़ी है। साथियों, मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा करने से क्या होगा? वे व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा में आ सकेंगे।
यदि इसका उदाहरण देखना है तो आप लोग आर्टिकल नंबर 14 क्लोज 2 देखें, जिसमें आपको देखा दे रखा होगा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 14 क्लॉज 1 है विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरा है 14 क्लॉज 2 विधियों का समान संरक्षण। उसमें ही बताया गया है कि समूह, अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण किया जाएगा। इसमें ही आपको सकारात्मक जो कार्रवाई देखने को मिलेगी, है ना, अफर्मेटिव एक्शन देखने को मिलेगा, वहीं से आपका आरक्षण जन्म लेता है। आरक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि समाज में जो हैसियत पर पहुंचे व्यक्ति हैं वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। वो आधार वहीं से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको यहाँ से रिलेट करके संविधान पर लेकर चला गया, है ना। तो ये सभी बातें साथियों, यहाँ तक हमारा जो था वो अधिकारों का, मानव अधिकारों का सिद्धांत था, है ना। मैंने आपको इस मानव अधिकार के सिद्धांत में मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको मार्क्सवादी सिद्धांत पर लेकर के चलूँगा। मैंने इसमें आपको बताया मैंने आपको इसमें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से तुलना करके बताया जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वह मानवीय बुद्धि पर आधारित है। इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप व्यक्तिवादी है। यह व्यक्ति को ज़्यादा मानता है। यह बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। वहीं मानवीय अधिकारों का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। यह सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो अधिकार फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी क्रांति के समय दिए, जो नारा दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, वही नारा मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। उस नारे को मानव अधिकार के रूप में संज्ञा दी गई। और साथियों, इसी नारे को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को शामिल किया गया है। इसलिए साथियों 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1961 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसका काम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा करना या फिर इनकी रक्षा करना। इसका जो इसका मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको बताया मानव अधिकारों को कहना क्या है, मानव अधिकार क्यों दिए जाते हैं। इन्होंने बताया कि मानव अधिकार इसलिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति जो दीनहीन और मलिन अवस्था में है, मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जी रहे हैं, पशु के समान जीवन जी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं और शुद्ध जो भोजन नहीं कर पा रहे, ऐसे व्यक्तियों को इन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। मानव अधिकारों की ऐसे व्यक्तियों को अधिकार है, आवश्यकता है, जिससे कि वह व्यक्ति भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो मैंने आपको बताया आगे चल करके कि भाई ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अधिकार दिए गए हैं, इनमें भी नकारात्मक स्वरूप और सकारात्मक स्वरूप है। नकारात्मक स्वरूप में मैंने बताया कि इसकी जो चर्चा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 1 से लेकर के 21 तक बात करी गई है। ये जो है इसमें राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और नागरिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ये जो अधिकार हैं यानी कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, नकारात्मक अधिकार। वहीं सकारात्मक की यदि बात करी जाए तो इसका जो उल्लेख किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, इसका उल्लेख साथियों अनुच्छेद 22 से लेकर के 26 तक किया गया है। इसमें हमको इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ये सभी जो अधिकार दिए जाते हैं, ये सभी अधिकार समाज के दबे कुचले और असहाय व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिससे वे व्यक्ति भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो मैंने आपको इतनी बात बताई, समाज की मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है भाई, इसे रफ करें, इसे जरा आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, हम लोग रफ करते हैं फिर इसमें। चलिए,
आज ये चैप्टर साथियों समाप्त हो जाएगा अपना। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, स्वतंत्रता, लिबर्टी। ठीक है, देखिए अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण डाल दीजिए आप लोग टॉपिक। जरा इसमें इंक खत्म हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। चलिए, मार्क्सवादी जो है साथियों, मार्क्सवादी मानते हैं, मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादी व्यवस्था में उदारवादी व्यवस्था में सभी वर्गों को अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मार्क्सवादी क्या मानते हैं? मार्क्सवादी मानते हैं कि उदारवादी व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि भैया क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो उदारवादी जो व्यवस्था होती है, उस उदारवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में बटा होता है। कितने वर्गों में बटा होता है? समाज दो वर्गों में बटा होता है। पहला, वह वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, जिसे पूंजीपति वर्ग या मालिक कहते हैं हम लोग। पहला वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, जिसे पूंजीपति वर्ग या अमीर वर्ग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वह वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता, वह हम उसे गरीब वर्ग या सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं। गरीब वर्ग या सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि इन्हीं पूंजीपतियों ने, इन्हीं अमीर वर्ग ने ही राज्य का उदय किया है, राज्य का उदय किया है। इसलिए मार्क्सवादी मानते हैं कि जो राज्य है, राज्य पूंजीपतियों की देन है, राज्य पूंजीपतियों की देन है। मार्क्सवादी मानते हैं कि ये जो राज्य बनाया गया है, ये सर्वहारा वर्ग का शोषण करने के लिए बनाया गया है। यानी कि अमीर वर्ग द्वारा गरीब वर्गों का शोषण करने के लिए यह राज्य बनाया गया है। मार्क्सवादी राज्य को शोषणकारी संस्था के रूप में मानते हैं साथियों, कि शोषण का एक उपक्रम है। इसलिए इस उदारवादी व्यवस्था में सभी वर्ग जो है अपना अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल अमीर वर्ग ही, पूंजीपति वर्ग ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। गरीब वर्ग अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात आप साथियों? मार्क्सवादी मानते हैं कि भाई केवल एक ही व्यवस्था ऐसी है, साम्यवादी व्यवस्था। तो साम्यवादी व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है, जो संपत्ति के साधन हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होता है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। इसमें उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सबका साझा नियंत्रण होता है। इसलिए सभी वर्गों को अधिकारों की प्राप्ति कराई जा सकती है। इसलिए सभी वर्ग अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं, कोई अमीर कोई गरीब इसमें नहीं होता। सबको समान रूप से उत्पादन के साधनों पर अधिकार दिए जाते हैं। तो इसमें लिखने का प्रयास कीजिए साथियों। मार्क्सवादी मानते, लिखिए मार्क्सवादियों के अनुसार लिखिए मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादी व्यवस्था में, इसका मैं बाद में एक चित्र बना दूंगा, ठीक है। तो उदारवादी व्यवस्था में
सभी वर्गों को अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि उदारवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित होता है। दो वर्गों में विभाजित होता है क्योंकि समाज दो वर्गों में विभाजित होता है। नंबर 1, अमीर वर्ग, या इसे पूंजीपति वर्ग बोलते हैं। पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। ये वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। दूसरा, गरीब वर्ग, इसे हम सर्वहारा वर्ग भी बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग के नाम से। ये वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता। उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता। मार्क्सवादी मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने ही राज्य का उदय किया है। मार्क्सवादी मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने गरीब वर्ग का शोषण करने हेतु राज्य का उदय किया है। राज्य नामक संस्था का उदय किया है। तो राज्य नामक संस्था का उदय किया है। तो मार्क्सवादी मानते हैं कि भाई जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्गों ने गरीब वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य नामक संस्था का उदय किया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो पूंजीपति वर्ग ने शोषण करने के लिए किसका? गरीब वर्ग का। लिखिए, मार्क्सवादी मानते हैं कि मार्क्सवादी
राज्य को एक शोषणकारी संस्था एवं पूंजीपतियों की देन मानते हैं। तो मार्क्सवादी राज्य को शोषणकारी संस्था एवं पूंजीपतियों की देन मानते हैं। उदारवादी व्यवस्था में केवल पूंजीपति वर्ग ही अपने अधिकारों को हासिल कर सकता है, गरीब वर्ग अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता, अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। मार्क्सवादी मानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में ही सभी वर्ग अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं, आगे लिखिए, मार्क्सवादी मानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में ही सभी वर्ग अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता है। कोई अमीर तथा गरीब वर्ग नहीं होता। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मार्क्सवादी किसको मानते हैं? साम्यवादी व्यवस्था को ही मानते हैं कि इसमें ही सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता है, कोई अमीर और कोई गरीब वर्ग नहीं होता साथियों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादी व्यवस्था में सभी वर्गों को अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में बटा होता है। एक तो होता है गरीब वर्ग, एक होता है अमीर वर्ग। अमीर वर्ग वह होता है जो उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है, जिसे हम पूंजीपति वर्ग के नाम से भी जानते हैं। वहीं गरीब वर्ग वह वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता, उसे हम गरीब वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने सर्वहारा वर्ग या गरीब वर्ग का शोषण करने के लिए इस राज्य नाम की संस्था को बनाया है। इसलिए मार्क्सवादी राज्य को पूंजीपतियों की देन और शोषणकारी संस्था के रूप में इसको मानते हैं कि सर्वहारा वर्ग का शोषण करने के लिए लाया गया है। केवल ये कहते हैं कि उदारवादी वर्ग में मार्क्सवादी कहते हैं कि उदारवादी व्यवस्था में केवल पूंजीपति
वर्ग ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, गरीब वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, मार्क्सवादी मानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में, साम्यवादी ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकें। जिसमें संपत्ति के जो हमारा उत्पादन के साधन हैं उन पर सबका साझा नियंत्रण होता है, कोई गरीब वर्ग और कोई अमीर वर्ग नहीं होता। तो इसी के साथ साथियों हमारा जो अपना चैप्टर था अधिकार, वो अधिकार चैप्टर आज हमारा समाप्त हुआ। कल से हम लोग स्वतंत्रता पर बात करेंगे, लिबर्टी पर बात करेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे परिवार के साथ, आप लोग मेहनत करते रहें बिल्कुल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।